वेलकम टू आदर्श अकेडमी। दिस इज स्नेहा मैम। तो आज हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रॉपर्टीज क्या क्या है। ओके, लेट्स स्टार्ट अवर सेशन। तो लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में पढ़ा था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को किसने फाइंड आउट किया था? जेम्स मैक्सवेल एक साइंटिस्ट हमारे जिन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को फाइंड किया था। ये हमने पढ़ा था, आई होप आपको याद होगा। ओके, नाउ मैंने आपको कहा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती क्या है। व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? तो कोई भी कभी भी जब इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल मूव्स अंडर एक्सीलरेशन, so alternating electrical and magnetic field are produced। जब भी हमारा कोई भी इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल अगर मूव करेगा एक्सीलरेशन के अंडर में, तो क्या होता है, हमारा मैग्नेटिक फील्ड प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों जनरेट होता है। इसी चीज को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, मैंने आपको जस्ट एक रिकॉलिनेशन किया है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अभी मैं आपको बताती हूँ कि व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करते हैं तो एग्जैक्ट इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है। एक मिनट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है तो हम डिटेल में देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला जो प्रॉपर्टी है, मैंने आपको तो ये पहले ही बताया था, प्रॉपर्टी नहीं बोल सकते कि जो हमारा इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट मैंने वो क्या बताया था, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड components of an electromagnetic wave, EM वेव भी बोल सकते हो शॉर्ट फॉर्म में, are mutually परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मैंने परपेंडिकुलर का शॉर्ट फॉर्म लिखा। तो ये सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या है, हमारी सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी यही है कि जो भी हमारा इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, ये दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो हमारा ईएम वेव है, इस ईएम वेव में दोनों कंपोनेंट प्रोड्यूस होते हैं। हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस होता है, हमारा मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होता है। तो जब हमारा इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जब प्रोड्यूस होते हैं ना, तो ये क्या रहती है, ये एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी है। इनका जो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड है ना, अगर मैं इनका प्रोपोगेशन का डायरेक्शन बोलूँ, जिस डायरेक्शन में प्रोपोगेशन करते हैं ना, प्रोपोगेशन डायरेक्शन, वो भी क्या इनका, वो भी इनका म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। इनका जो प्रोपोगेशन का डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ जो प्रोपोगेशन डायरेक्शन है इनका इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव का, वो क्या है, वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। आपको ये भी याद होना चाहिए, याद रहेगा। तब इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड और प्रोपोगेशन डायरेक्शन, ये तीनों क्या है, हमारे परपेंडिकुलर है ईच अदर। नाउ हमेशा आपको याद रखना है कि जो हमारा इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड होते हैं ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, इनकी जो वेवलेंथ है वो भी सेम होती है। क्या होती है? सेम वेवलेंथ होता है हमारे पास। फ्रीक्वेंसी है किसकी? दोनों की, इलेक्ट्रिक फील्ड की भी और मैग्नेटिक फील्ड की भी। दोनों का जो प्रॉपर्टीज है, वेवलेंथ तो सेम है ही, वेवलेंथ के साथ में फ्रीक्वेंसी भी सेम होगी, इनका स्पीड भी सेम होता है, यहाँ तक कि तो इनका एम्पलीट्यूड होता है, मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, वो भी क्या होता है, सेम होता है। तो आपको ये सारी जो प्रॉपर्टीज हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, वो आपको एकदम अच्छे से याद रखना है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आपको मे भी पता भी होगा, एज ही हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो हमने पढ़ा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमारी होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इट डजंट रिक्वायर एनी मीडियम टू प्रोपेगेट। ऑब्वियस सी बात है, डजंट रिक्वायर एनी मीडियम।
propagate. तो याद रखना आपको, जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है ना हमारी, वो उनको कभी भी कोई मीडियम की जरूरत नहीं होती प्रोपोगेशन के लिए। आपने अपने प्रीवियस स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा साउंड वेव के बारे में, वाटर, ये सारी जो वेव्स होती है ना, इनको क्या होता है, इनको एक मीडियम चाहिए होता है। इनको एक मीडियम चाहिए प्रोपोगेशन के लिए। विदाउट मीडियम दे कान प्रोपोगेट। बट हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इनको कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं होती है। हुआ तो भी सही, नहीं हुआ तो भी कोई इशू नहीं है। इनकी जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इन्हें हमारे मीडियम की कोई जरूरत नहीं। ये कुछ प्रॉपर्टीज है जो हमें तो अच्छे से याद रखना है। नाउ अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। टॉपिक का नाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। आई होप आपने ये टॉपिक अपनी 10th क्लास में पढ़ा होगा थोड़ा बहुत। तो जो स्पेक्ट्रम है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम जो हमने कहाँ सुना था एग्जैक्ट आपको याद होगा। तो ये वर्ड हमने कहाँ सुना, तो अगर आपको याद है तो जो हमारी पिछली स्टैंडर्ड में हमने जो पढ़ा था, उसमें हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का पढ़ा था। हमने कुछ डिस्पर्जन के बारे में पढ़ा था। डिस्पर्जन का कॉन्सेप्ट, अब हमने ये टॉपिक को पढ़ा था। आपको याद है, आपको कुछ याद आ रहा होगा कि प्रिज्म है ना, और जो प्रिज्म होते हैं, उस प्रिज्म से जब हमारा एक ऑर्डिनरी लाइट पास होगा, उस प्रिज्म से जब ऑर्डिनरी लाइट पास होगा, तो क्या रिफ्लेक्ट करता है वो, जो हमारी व्हाइट लाइट से, ऑर्डिनरी व्हाइट लाइट, उसमें जितने भी हमारे कलर है वो क्या होते हैं, वो डिस्पर्स हो गए। तो हमने ये सब 10th में पढ़ा है, ठीक है। अब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है क्या। तो वैसे हमारे पास बहुत सारी वेव्स हैं, गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, जिसको हम अल्ट्रावायलेट रेज भी बोलते हैं, इंफ्रारेड होते हैं, माइक्रोवेव होते हैं, एफएम रेडियो वेव्स, एएम वेव्स, लॉन्ग रेडियो, ये सारे क्या, ये हमारे वेव्स हैं। सो तो क्या करना है, हम क्या पढ़ते हैं, हम डिफरेंट डिफरेंट स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ते हैं। तो लेट्स सी, मैं आपको एक डीप, आपको एक मैं बताती हूँ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है। तो आप लोग ये देख रहे हैं, ये हमारा स्पेक्ट्रम है, इसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट तरह की रेज मिल रही है। अगर आप लोग नोटिस कर रहे हो, तो हमारा जो ये स्टार्टिंग के जो 3 रेज है, गामा रेज, एक्स रे, यूवी रे, आप उसका देख रहे हो, तो इनकी जो फ्रीक्वेंसी है बहुत हाई है ना, इनकी फ्रीक्वेंसी का जो नंबर है बहुत हाई है। और जैसे इनका नंबर फ्रीक्वेंसी हाई है, देखो इनकी वेवलेंथ बहुत ही छोटी है। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, ये जो इनका, हमने लास्ट टाइम इनका देखा था, इनकी जो प्रॉपर्टीज होती है, आज आपको याद होगा कि जो लामड़ा है मेरा, वेवलेंथ, लामड़ा मतलब वेवलेंथ बोलते हैं, तो जो लामड़ा होता है हमारा, वो सी अपॉन न्यू है। मतलब वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी जो हमारी है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कैसे प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब लामड़ा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यू। अगर मेरा लामड़ा इंक्रीज करेगा, तो मेरा न्यू डिक्रीज करेगा, मतलब मेरा फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगा। और अगर मेरा वेवलेंथ डिक्रीज होगा, तो मेरा न्यू क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो अगर आप लोग देख रहे हो, तो स्टार्टिंग के जो रेज है उसमें क्या हो रहा है, इसमें हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज हो रही है। न्यू और गामा का जो दिख रहा है आपको, उसमें न्यू इंक्रीज हो रहा है। और जैसे जैसे न्यू इंक्रीज होगा, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, तो कॉमन सेंस है कि हमारा जो वेवलेंथ है वो कम होगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सेम अगर आप यहाँ राइट साइड में देखो, तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे उल्टा हो रहा है। यहाँ हमारी फ्रीक्वेंसी कम हो रही है, और जो हमारा वेवलेंथ है वो क्या हो रहा है, वो इंक्रीज कर रहा है। क्लियर है। तो आपको ये याद रखना है कि इन दोनों के बीच में इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। देखो इन दोनों में से आपको जो पतली सी लाइन दिख रही है ना, ये जो कलरफुल आपको रेस दिख रही है, यही रेस क्या है, ये हमारे विजिबल रेज है। कैसा रेज है हमारा, ये हमारा विजिबल रे, जिसको विजिबल स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं। तो विजिबल रे मतलब ऐसी रे जो हमें विजिबल हो, जो हम इजिली देख सके। ओके, लेट्स सी। तो जो विजिबल स्पेक्ट्रम है, जो विजिबल रेज है, इसी को हम देख सकते हैं।
बाकी तो कोई रे हमसे विजिबल होती नहीं है। तो आपको भी मन में एक क्वेश्चन है कि मैम हमारा जो एटम है, मैंने आपको बताया था जो हमारा एटम है, एटम में तो बहुत ही एम्प्टी स्पेसेस होती हैं। सिर्फ जो सेंट्रल का पार्ट होता है वही सिर्फ निकले से, बाकी सारे तो एम्प्टी स्पेसेस है। ओके मैम, तो क्यों हमें सिर्फ विजिबल रे दिखता है, बाकी सारे रेस क्यों नहीं? तो जो इनकी एम्प्टी स्पेसेस होती है ना, मैं आपको बताती हूँ कि हमें विजिबल रेस दिखाई गई होती है, बाकी रेस दिखती क्यों नहीं। तो वो तो विजिबल रे का कॉन्सेप्ट है। विजिबल रे जब किसी भी सरफेस पे फॉल होता है, जब वो किसी भी सरफेस पे फॉल होता है तो क्या होता है, वो एक रिफ्रैक्शन दिखाता है। और रिफ्रैक्शन की वजह से क्या होता है, रिफ्रैक्शन की वजह से वो हमें विजिबल होता है। बाकी सारे वेव्स इतने थिन होते हैं कि वो क्या करते हैं, वो एटम का जो स्पेस है उसे ट्रांसमिट कर जाते हैं, और ट्रांसमिट करने की वजह से वो हमें दिखाई नहीं देते। अगर आप लोग ने देखा होगा, जब आप कभी जाते हो शॉपिंग वॉपिंग, आप ट्रैवलिंग के लिए जाते हो, तो वहाँ पे देखो हमारे जो लगेज होते हैं वो चेक करने के लिए क्या करते हैं, वो लोग एक्सरे में डालते हैं। अब एक्सरे देखो, अगर मैन्युअली मैंने आपको बोला कि मेरे पास एक बैग है और इस बैग में क्या क्या है आप गैस करो, तो अब हम गैस कर सकते हैं क्या? नॉट पॉसिबल, हम गैस नहीं कर सकते। लेकिन अगर यही वही बैग को हमने मशीन एक्सरे मशीन में डाला, तो वो क्या करता है, वो हमारे इस बैग को स्कैन करता है और फिर हमें हमारे बैग में क्या क्या है वो मालूम पड़ जाता है। सिर्फ तो ऐसा क्यों हुआ कि हम नहीं देख पाए और हमारा एक्सरे जो है वो विजिबल कर लिया, क्योंकि एक्सरे बहुत ही थिन होती है, तो वो क्या करता है, वो सरफेस को ट्रांसमिट कर देता है। ओके, सो दैट्स द रीजन कि जो विजिबल रे है वो हमारा जो एटम की स्पेस होती है उस पर वो ट्रांसमिट नहीं हो पाता, क्योंकि उसका वेवलेंथ ज़्यादा होता है। तो ट्रांसमिट ना होने की वजह से वो रिफ्रैक्शन शो होता है, जिससे ये रेज हमें विजिबल होती है। इज इट क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट नहीं? आई होप आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं। नाउ देखो, तो हमने क्या किया, अब तक हम किसी बात कर रहे हैं, हम ये बात करें कि जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जो हमारा ईएम वेव है, वो कैसे एक्ट कर रहा है, वो हमारा एक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमारा एक्ट कर रहा है एज अ वेव। अब तक हमने वेव के बारे में पढ़ा, देखा ना हमने, ये सब क्या हम वेव्स के बारे में ही पढ़ रहे हैं। जिसमें मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो पार्टिकल नेचर भी दिखाता है, वेव नेचर भी दिखाता है। तो डिफरेंट डिफरेंट रे मैंने आपने सुना होगा कि एफएम रेडियो, तो हम एफएम रेडियो सुनते हैं तो उसमें लिखा होता है 93.5। और ये सब क्या है, ये सब हमें बताता है कि भाई एफएम रेडियो की फ्रिक्वेंसी कितनी है। डिफरेंट डिफरेंट हम लोग क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को यूज करते हैं। लेट्स सी, हमने अभी तक सारा वो देख लिया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को कैसे वेव नेचर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पार्टिकल नेचर में कैसे रिप्रेजेंट होता है। ओके, लेट्स सी, अब हम बात करें पार्टिकल नेचर की। पार्टिकल नेचर में क्या होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पार्टिकल नेचर को कैसे फॉलो करता है, दोनों नेचर दिखाता है, वेव नेचर भी दिखाता है, पार्टिकल नेचर भी। वेव नेचर तो हमारा होगा, लेट्स सी पार्टिकल नेचर। जब हम पार्टिकल नेचर की बात करेंगे ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को समझने के लिए हम तीन मेजर टॉपिक पढ़ने वाले हैं। कौन कौन से वो टॉपिक होंगे? पहला हमारा होगा ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो ये हमारा ब्लैक बॉडी रेडिएशन पहला टॉपिक है। सेकंड टॉपिक क्या रहेगा? सेकंड टॉपिक हमारा रहने वाला है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सेकंड पार्टिकल नेचर में हम पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रा। एक मिनट,
क्या लिखा हमने, एटॉमिक फैक्टर। पार्टिकल में हम 3 टॉपिक पढ़ेंगे जिसकी हेल्प से हम देखेंगे हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पार्टिकल नेचर कैसे बिहेव करता है। सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या होगा, हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा ब्लैक बॉडी रेडिएशन। लेट्स सी, फर्स्ट टॉपिक हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अब ब्लैक बॉडी रेडिएशन होता क्या है, तो याद रखना है जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में देखते हैं, अगर हमने उसे हीट किया तो वो क्या करता है, वो रेडिएशन एमिट करता है। अगर मैंने कोई भी ऑब्जेक्ट को हीट किया तो क्या करेगा, उसमें से हमारा, एक मिनट, लेट्स सी, ब्लैक बॉडी रेडिएशन में मैंने आपको क्या बताया कि जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को हीट करते हैं तो वो क्या एमिट करता है, उसमें से एमिट होगा हमारा एमिशन होगा। किसका एमिशन होगा, एमिशन ऑफ रेडिएशन, डिफरेंट डिफरेंट रेडिएशन उसमें से पास होंगे। अगर आपने कभी एग्जाम्पल देखा होगा अपने घर में, आपकी मम्मी जब रोटी में आते हैं तो वो गैस पे एक रखते हैं ना, स्टील का आयरन का कप वायर जैसा रखते, ताकि उस पर इजिली हम आराम से कर सके। तो उससे क्या होता है, हमने उसे कुछ देर तक हीट दिया, हम हीट देंगे तो किसमें चेंज होगा, वो चेंज होगा रेड में होगा। फिर धीरे धीरे और हीट दिया तो वो इंटेंस रेड होगा, पहले वो लाइट रेड होगा, धीरे धीरे वो इंटेंस रेड होगा। हमने फिर भी कंटिन्यूसली उसको हीट दिया तो वो वाइट में चेंज होगा, फिर से कंटिन्यूसली हम चेंज किया तो वो ब्लू में चेंज होगा। मतलब क्या, वो रेड से वाइट, वाइट से ब्लू, क्या हुआ, वाइट। 1 मिनट, मैंने आपको एग्जाम्पल कहती हूँ, मैंने एग्जाम्पल दिया कि आपने किसी भी आयरन वायर को अगर आपने हीट किया कंटिन्यूसली तो क्या क्या हो सकता है, पहले वो इंटेंस लाइट रेड होगा, फिर वो इंटेंस रेड में कन्वर्ट होगा, फिर भी हमने कंटिन्यूसली अगर उसको हीट दिया तो वो वाइट में होगा, और फिर फाइनली जाके वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। ये होता है हमारा डिफरेंट डिफरेंट एमिशन। ये सब क्यों हो रहा है, जो मेरा आयरन का वायर है वो क्यों ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कलर शो कर रहा है, रीजन एक ही है, जब हम उसको हीट प्रोवाइड करें तो ये क्या कर रहा है, ये कुछ रेडिएशन एमिट कर रहा है। उस रेडिएशन का जो भी फ्रीक्वेंसी होती है, जो भी वेवलेंथ होती है, उस हिसाब से हमारा कलर डिस्प्ले होता है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में रेड रहेगा, फिर वो बहुत इंटेंस रेड होगा, और इंटेंस रेड से ऐसे इसी तरह वो ब्लू बनेगा। ये क्यों होता है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट रेडिएशन एमिट होती है। इतना क्लियर है। नाउ अब हम देखेंगे, लेट्स सी, ब्लैक बॉडी रेडिएशन में क्या होता है। अच्छा, अब आपको ही पता है कि कोई भी बॉडी है, अगर मैंने उसको हीट किया, या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि कोई बॉडी है, उस पर हमने कोई लाइट को एमिट किया, जैसे ही उस बॉडी से, मेरा फॉर एग्जाम्पल ये बॉडी है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हमारी लाइट हीट कर रही है, जैसे कोई भी लाइट इस पर हीट करेगी तो बेसिकली क्या होगा, इसके 3 कंडीशन है, या तो पूरा एब्जॉर्ब करेगा, या फिर वो कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट करेगा, या फिर कुछ पार्ट वो ट्रांसमिट करेगा। ये 3 कंडीशन इसमें होगी ना, बेसिकली तो यही होता है ना। किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर कोई लाइट पास हो रही है, कोई लाइट उसको हीट कर रही है, तो क्या करते हैं हम लोग, बेसिकली वो जो ऑब्जेक्ट है, या तो वो अब्जॉर्ब करेगा कुछ पार्ट, या तो वो करेगा ट्रांसमिट, या फिर वो रिफ्लेक्ट। एब्जॉर्ब, ट्रांसमिट, रिफ्लेक्ट, बेसिकली कोई भी ऑब्जेक्ट ये 3 कंडीशन फॉलो करता है। ओके, स्टूडेंट का एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मम्मा ने हमें कुछ पैसे दिए, तो हम क्या करते हैं, हम थोड़ा अपने लिए यूज करेंगे, थोड़ा सेविंग कर लेंगे, और जो बचा बचा है, जैसे हमने अपने सिस्टर या ब्रदर किसी को भी दे दिया, तो सेम हम क्या सोचेंगे, हम सोचेंगे कि विदाउट शेयरिंग एंड विदाउट वेस्टिंग, डायरेक्ट क्या करना चाहिए,
सारे को सारे पैसे बचा लें। बेसिकली तो हमारे तो दिमाग में ये चलता है, बट क्या ऐसा पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये एक ऑर्डिनरी नेचर है। आप इस ऑर्डिनरी नेचर की वजह से होता है, आप पूरा जो हमारे मनी है वो आप एग्जैक्टली तो सेव नहीं कर पाओगे। बट हम क्या कर सकते हैं, हम उसे थोड़ा थोड़ा यूज कर सकते हैं। लेकिन पर एक आइडियल बच्चा क्या सोचेगा, वो ये सोचेगा कि मम्मा ने मुझे पैसे दिए तो मैं उसको पूरा सेव करूँ। तो इसीलिए अब ब्लैक बॉडी रेडिएशन का कॉन्सेप्ट भी ऐसे ही कुछ है। वो क्या सोचेगा, ये बताती हूँ मैं आपको, वो क्या सोचेगा। मैं लिखती हूँ कि आइडियल बॉडी रेडिएशन का डेफिनेशन क्या है। लेट्स सी। क्या लिखा मैंने, द आइडियल बॉडी which emits and absorbs all frequencies is called black body। क्लियर है क्या होता है? मैंने आपको डेफिनेशन, सिंपली मैंने आपको डेफिनेशन बताया कि जैसे एक स्टूडेंट है, वो क्या सोचेगा, उसका आइडियली तो यही थिंक करेगा कि जो मनी मिला है मैं डायरेक्ट पूरा उसे सेव कर लूँ। वैसे ही ब्लैक बॉडी रेडिएशन का कॉन्सेप्ट कैसा है कि हम ऐसा एक आइडियल बॉडी बनाते हैं, एक एक्सेप्शन हम अज्यूम करते हैं, हमने एक ऐसा ब्लैक बॉडी, एक आइडियल बॉडी बनाते हैं। अब जब उस आइडियल बॉडी पे कोई भी लाइट, कोई भी फ्रिक्वेंसी हिट करेगी तो क्या होगा, कंप्लीटली एब्जॉर्ब करेगा। जैसे एक स्टूडेंट सोचता है कि वो कंप्लीटली उसे सेव करे, वैसे ही भी ये सोचेगा कि मैं इसे कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर लूँ। तो एक ऐसा आइडियल बॉडी जो कंप्लीटली उसे एब्जॉर्ब करता है, हम उसे क्या बोलते हैं, हम उसे बोलते हैं ब्लैक बॉडी। तो ब्लैक बॉडी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, रियलिटी में कुछ नहीं है, बस सिर्फ ये थियरी है कि इस कंडीशन में क्या होता है, जो भी हमारा रेडिएशन है वो कंप्लीटली एब्जॉर्ब होता है। ओके, तो आपको ब्लैक बॉडी रेडिएशन समझा। ब्लैक बॉडी रेडिएशन में यही होता है, जो भी लाइट उस पर एमिट की जाएगी क्या करेगा, वो कंप्लीटली उसे एब्जॉर्ब करेगा। जो भी ऑब्जेक्ट कंप्लीटली एब्जॉर्ब करता है हम उसे क्या बोलते हैं, हम उसे बोलते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। लेट्स सी वन ग्राफ देखते हैं। हमने डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और एक ग्राफ बनाया। तो ग्राफ कौन सा है हमारा? ये जो ग्राफ है ये वेवलेंथ और रेडिएशन इंटेंसिटी के, लेट्स सी, ये हमारा ग्राफ है। तो ग्राफ से चीज़ें ज़्यादा क्लियर होती है। तो इस ग्राफ में क्या है, हम देख रहे हैं कि एक जगह पे हमारा वेवलेंथ है, एक जगह पे हमारा रेडिएशन डेंसिटी है। लेट्स सी कुछ फैक्ट्स मैं आपको बताती हूँ। पहला फैक्ट हमारा क्या है, हमारा पहला फैक्ट यही है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम है वो किस पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है ओनली ऑन टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट, नॉट ऑन व्हाट इज मेड ऑफ। मतलब चाहे हम को जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो वेदर वो स्टील का बना है, आयरन का बना है, किसका बना है, ये डजेंट मैटर, इस पे डिपेंड नहीं करता। ये ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम किस पे डिपेंड करता है कि टोटली डिपेंड करता है हमारे टेम्परेचर पे। हमारे उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कितना है वो उस बात पे डिपेंड करता है। ओके, वो किससे बना है इस बात पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। सेकंड हमने क्या देखा एक्सपेरिमेंट से, एज जो टेम्परेचर होता है ऑब्जेक्ट का वो इंक्रीजेस, इट एमिट्स मोर ब्लैक बॉडी एनर्जी एट ऑल वेवलेंथ। क्या बोला मैंने, जैसे जैसे टेम्परेचर हमारे ऑब्जेक्ट का इंक्रीज हो रहा है, क्या इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर मेरा इंक्रीज हो रहा है, तो क्या एमिट कर रहा है कि मोर ब्लैक बॉडी जो एनर्जी है एट ऑल वेवलेंथ वो इंक्रीज हो रही है। लेट्स सी, टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीज, यह टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है क्या हो रहा है, हमारा हमारा जो ब्लैक बॉडी एनर्जी है उसका वेवलेंथ भी इंक्रीज हो रहा है। ओके, तो हम देख रहे हैं कि जहां जहां
हमारे ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, वहाँ ब्लैक बॉडी की वेवलेंथ भी इंक्रीज हो रही है। क्लियर। थर्ड फैक्ट हमने क्या पढ़ा? थर्ड फैक्ट हमने पढ़ा कि एज टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीज, अब यहाँ भी सेम है, जैसे जैसे मेरा टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो जो मेरा पीक है, द पीक wavelength of the black body spectrum becomes shorter. जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होगा, हमारा जो पीक है, हमारा जो टॉप पोजीशन है वेवलेंथ की, वो क्या होगा, वो धीरे धीरे छोटा बनते जाएगा। मैं आपको एग्जाम्पल डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ। लेट्स सी, ये डायग्राम है, क्या हो रहा है, टेम्परेचर मेरा इंक्रीज हो रहा है, पहले 3000 था, 3000 से हमारा 4000 हुआ, 4000 से 5000, 6000। तो वो क्या रहा है, बेसिकली हमारा टेम्परेचर क्या हो रहा है, टेम्परेचर हमारा इंक्रीज हो रहा है। तो जो पीक है वेवलेंथ का, जो पीक होगा, वो ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम की जो भी वेवलेंथ होगी वो कम होती जाएगी। देखो यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो अभी इनका जो पीक है, इनका जो वेवलेंथ वो क्या हो रहा है, वो धीरे धीरे कम होती जा रहा है। तो ये बात आपको याद रखनी है। और क्या हमारा ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम ऑलवेज बिकम स्मॉल एट द लेफ्ट हैंड साइड। जितना हम लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे, हमारा जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है वो क्या है, कि हमारा ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम है वो स्मॉल होगा कब, जब हम लेफ्ट हैंड साइड में जाते हैं। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, जैसे जैसे हम लेफ्ट हैंड साइड में जा रहे हैं तो हम लोग क्या देख रहे हैं, अगर आपने, मैंने आपको लास्ट पॉइंट जो तो अच्छे से क्लियर किया, क्या बोला उस पॉइंट में, बेसिकली पॉइंट में बोला गया है कि जो मेरा ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम है वो हमेशा स्मॉल होगा कब, लेफ्ट हैंड साइड पे। क्यों? क्योंकि अगर मेरा वेवलेंथ स्मॉल है तो ऑब्वियसली बात है मेरी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी। ये भी हमें हमारे इस एक्सपेरिमेंट से समझ में आया। तो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है, ये पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का कॉन्सेप्ट है। अगर मैं इसका देखूँ, इसका इम्प्लीमेंटेशन अगर हम क्लासिकल थियरी में करें, जो ये इसे बताया है, लेट्स सी व्हाट इज अवर क्लासिकल थियरी। क्लासिकल थ्योरी में क्या होता है, सबसे पहले तो क्लासिकल थ्योरी ने क्या प्रिडिक्ट किया, क्लासिकल थ्योरी ने प्रिडिक्ट किया कि जो इंटेंसिटी है वो इन्फिनिटी में जाएगी जब हमारा वेवलेंथ स्मॉल होगा। क्या प्रिडिक्शन किया हमने, प्रिडिक्शन किया इंटेंसिटी, जो भी हमारी इंटेंसिटी है, शुड गो infinity for shorter wavelength। क्लासिकल थ्योरी ने क्या प्रिडिक्शन किया कि जो इसकी इंटेंसिटी है वो इन्फिनिटी पे जाएगी, कब कब, जब मेरा वेवलेंथ स्मॉल होगा। ओके। और जो मेरी क्लासिकल थियरी है, उन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर पाए, क्या नहीं एक्सप्लेन कर पाए, शेप ऑफ ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम। तो क्लासिकल थ्योरी ने क्या बोला, क्लासिकल थ्योरी ने बोला कि जो इंटेंसिटी है वो इन्फिनिटी पे जाएगी जब जब मेरा वेवलेंथ छोटा होगा। और उसने ये भी बोला कि जो क्लासिकल थ्योरी, इसको से हम ये एग्जैक्ट बता नहीं पा रहे थे कि जो मेरा ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम है उसका एग्जैक्ट शेप क्या है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जिसकी वजह से हमारा जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया क्लासिकल थ्योरी में कि एक्चुअली ऐसा क्यों होता है, क्या होता है। ये हम कब देखेंगे, ये हमें नेक्स्ट टॉपिक में, हमारा जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, सारे जो टॉपिक्स है उसमें हम पढ़ेंगे तो हमें और अच्छा क्लियर होगा कि बेसिकली ये सब है क्या। आई होप आपको ये ग्राफ भी समझ में आएगा और जितने भी पॉइंट्स है अच्छे से याद कर लो। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।